नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट में हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब आधुनिक हिंदी पर आधारित है और जो हमारे 2023-24 में अलग अलग राज्यों में हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको समाहित किया गया है। इसी वजह से जो हमारा प्रैक्टिस सेट होता है ये एडवांस होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं, और दूसरी तरफ हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है जो कि टॉपिक वाइज है और कराया जाता है पूरी डिटेल के साथ। आप प्ले लिस्ट में जाकर उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने नंबर काउंट करना, चेक करना कितने नंबर बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बारे में पूछा गया है। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद है, उससे पहले आपको याद रखना है कि सार्वनामिक विशेषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सार्वनामिक विशेषण को निज वाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य नाम इसका संकेतवाचक है। तो संकेतवाचक और निजवाचक ही सार्वनामिक विशेषण है और यही क्वेश्चन पूछा गया है इसके कितने भेद होते। तो बताना इसके दो भेद होते। कौन कौन से? पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो याद रखना सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया विशेषण के अंतर्गत से पूछा गया, आपको याद रखना विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद विशेषण होते क्या है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना पहला क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आमिर खुसरो ने हिंदी भाषा को किस नाम से संबोधित किया था, ठीक है। यह आमिर खुसरो ने पहली बार जो हिंदी भाषा को बोला किस नाम से बोला था। आमिर खुसरो से क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आमिर खुसरो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनसे हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, और इनसे जीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आमिर खुसरो के बारे में आपको याद रखना कि आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। क्या नाम है वास्तविक? अबुल हसन। उसके बाद आमिर खुसरो को गुरु का नाम पूछा जाता है, तो गुरु का नाम याद रखना है इनके निजामुद्दीन ओलिया। क्या नाम है? निजामुद्दीन ओलिया इनके गुरु का नाम है। और आपको याद रखना है जहां पर निजामुद्दीन ओलिया का मकबरा है वहीं पर आमिर खुसरो का मकबरा भी है, अर्थात इन दोनों के मकबरे पास पास में है। पूछा जाए कहां पर है तो बताना दिल्ली में स्थित है। तो आमिर खुसरो और इनके गुरु दोनों का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। वास्तविक नाम अबुल हसन है। उससे अलग जो आपको याद रखना है, आमिर खुसरो किस लिए जाने जाते हैं तो बताना सितार, उसके बाद कव्वाली और तबला। सितार, कव्वाली और तबला के जनक कौन है? तो सितार, कव्वाली, तबला के जनक आमिर खुसरो को ही कहा जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं, जब हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचना क्या आती है? इनकी रचना है पहेलिया, दूसरी है मुकेरिया। पहेलिया, मुकेरिया इनकी रचना है, जबकि इनके द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है तुगलक नामा, ठीक है। तो तुगलक नामा ग्रंथ किसने लिखा? आमिर खुसरो। पहेलिया, मुकेरिया किसकी रचना? आमिर खुसरो। सितार, कव्वाली, तबला ये भी याद रखना। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि आमिर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। तो याद रखना आमिर खुसरो सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बाद आमिर खुसरो को कवि किसने घोषित किया था? तो कवि घोषित किया गया है आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या घोषित किया गया था? कवि घोषित किया गया। उसके बाद अगर पूछा जाए आमिर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखना मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। एक चीज अब आपको जो महत्वपूर्ण है वो याद रखनी है कि जो आपका दिया गया है गयासुद्दीन बलबन किस वंश का है? ये गुलाम वंश का है।
अलाउद्दीन खिलजी किसका था? खिलजी वंश का था। और मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का? तुगलक वंश का है। तो आमिर खुसरो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुलाम वंश का कार्यकाल भी देखा है, खिलजी वंश का कार्यकाल भी देखा है और तुगलक वंश का कार्यकाल भी देखा है। तो 3 वंशों का कार्यकाल देखने वाला व्यक्ति कौन है? तो बताना आमिर खुसरो। ठीक है, जन्म कब हुआ था बात कर लेते जन्म की। तो 1253 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जन्म कहां पर हुआ था? पटियाला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद आमिर खुसरो से क्वेश्चन बनते हैं, आप गलत मत करना, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया था हमारा, आमिर खुसरो ने हिंदी भाषा को किस नाम से संबोधित किया था? तो आमिर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कार्य होता है कि अब आमिर खुसरो से जो क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल बिना टेंशन के कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर बताना। क्वेश्चन पूछा गया दीर्घ स्वर से। ठीक है, और ये वर्णमाला से क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप इसे गलत नहीं करोगे। अगर आपने गलत कर दिया, ठीक है, तो बहुत गलत होगा। ठीक है, दीर्घ स्वर के बारे में जो आपको याद रखना है कि दीर्घ स्वर को किस नाम से जानते हैं? तो दीर्घ स्वर को हम दो मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है लिख देते हैं। पहला आ आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद उ, ए, ओ और औ। अब दीर्घ स्वर ये हमारे 7 होते हैं। ठीक है, अब आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो देखो दीर्घ स्वर में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए भी दिया गया है, दीर्घ स्वर में आपका ऑप्शन नंबर बी भी है, उसके बाद डी में भी दिया गया है। अब आपको यह बताना है कि इन तीनों में से कौन सा हम दीर्घ स्वर माने। ठीक है, कि किसे हम अपना दीर्घ स्वर माने। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा देना। अगर फ्यूचर में आए तो जैसा बताया गया वैसे ही करना कि किसे दीर्घ स्वर माना गया है। तो ये जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा बड़ी ई को हमने दीर्घ स्वर माना है। अब हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में जो ए और ए हमारे दिए गए हैं तो ये भी तो हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत है, ये भी तो हमारे दीर्घ स्वर में दिए गए हैं, लेकिन आंसर आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो दोनों हैं ए और ऐ, ये हमारे दीर्घ स्वर तो हैं, लेकिन दीर्घ स्वर के साथ साथ ये हमारे संयुक्त स्वर भी है। ठीक है, तो इन दोनों ए को, ये जो दो हमारे दोनों ए दिए गए हैं और इसी के साथ साथ प्लस कर लेते हैं जो हमारे दोनों औ होते हैं, ओ बी और औ बी, ये हमारे संयुक्त स्वर की श्रेणी में प्राथमिकता दी जाती है पहले। ठीक है, तो ये जो चारों हैं हमारे ये संयुक्त स्वर है। इस कारण संयुक्त स्वर होने के कारण हमने आपसे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी वाले को दीर्घ स्वर पहले ना मानते हुए, ठीक है, हमने इसे क्या माना? संयुक्त स्वर। और इस आधार से हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर डी जो बना ई। सही है भाई लोगों, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपकी बुद्धि खराब हो गई हो, अगर बुद्धि खराब हो गई तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारी बुद्धि तो बहुत कार्यों का खराब होती रहती है। फिलहाल आप क्वेश्चन को समझना कि क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका था। तो आंसर माना गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इसमें कोई भी शंका विपत्ति, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हो। ठीक है, आप मुझसे नंबर से बात कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल जो आया हुआ क्वेश्चन हो वो आपको भेज दूंगा। और आप बहस मत करना, क्योंकि शिक्षा बहस करना नहीं सिखाती, बात करना सिखाती है, तर्क करना सिखाती है। ठीक है, अगर आपको ज्ञान है, ठीक है, तो बहस कैसी, और अगर आप बहस कर रहे हो तो ज्ञान कैसा, बस वो वाली बात है। आंसर आपको बताया 100% यही होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी परेशानी विपत्ति है तो उसके लिए मैं हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपका विचार है आप लिख देना। उसके बाद करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल धूल उड़ाने वाला है, ये कोई भी मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता। इसमें दुकाल में पूछा गया है कौन सा उपसर्ग होगा। आंख बंद करके आप कर सकते हो, इसमें कौन सा हमारा उपसर्ग दिया गया है। उपसर्ग प्रत्यय से जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
अब देखो आपने पूछा है दू, हम इसके साथ और भी बताते थे, इसी के जैसा है सू, और इसी के जैसा है आपका नी, और इसी के जैसा है कू। जहां कहीं भी ये तीनों मिल जाए आंख बंद करके हिंदी लगा देना, ठीक है। उपसर्ग, अब बात कर लेते हैं हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी में हमारे 13 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, तो उर्दू में हमारे 19 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारा पूछा जाता है संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और हमारे ये क्या होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात हम इसमें कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपको याद रखना है, आप जो अब तक उपसर्ग प्रत्यय छोटे छोटे बच्चों जैसे क्वेश्चन करते रहते हो वो सही है, ठीक है। हकीकत को पहचानो, बाहर आ जाओ। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये पूछ लिया अभी जस्ट पिछला प्रैक्टिस सेट था, उसमें भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, रिपीट क्वेश्चन है, और मैं ये गारंटी कहता हूं अगर ये क्वेश्चन 100 बार नहीं आया होगा तो ये कम आया है, बस गलती आपकी है, आपने प्रैक्टिस सेट देखे नहीं है। आप बताओ निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक है। तो जो शब्द दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है हमारा, ये हमारा संज्ञा शब्द है। क्या है, ये हमारा संज्ञा शब्द है। और आपसे एक चीज बता देता हूं, जब भी हम संज्ञा पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, या आप जब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पाए हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ एडवांस मिलेगा संज्ञा के बारे में। जैसे बात कर लेते हैं संज्ञा कैसा शब्द है, तो हमारा ये विकारी शब्द है। दुनिया में जितने भी नाम होते हैं, पूरे विश्व में जो भी नाम है सब संज्ञा है। आपके बोलते समय आपके दृष्टि पटल पर जो इमेज बनती है वो हमारी क्या होती है, संज्ञा होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, उसके बाद समूहवाचक, और लास्ट भाववाचक। इसे हम अदृश्य भी कहते हैं। भाववाचक को अदृश्य अर्थात जो संज्ञा दिखाई ना दे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आपको बता देता हूं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है किस किस चीज से होता है, तो बताना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, उसके बाद इसका निर्माण विशेषण से भी होता है, इसका निर्माण सर्वनाम से भी होता है, और इसका निर्माण क्रिया से भी होता है। तो ये जो हमारी पांचवी क्रिया, पांचवा हमारा जो होता है संज्ञा, जो हमारी पांचवी संज्ञा होती है भाववाचक, तो इसका निर्माण जातिवाचक, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया से होता है, ठीक है, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, में सर्वनाम बताना है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, में सर्वनाम बताना है। सर्वनाम के बारे में, ऐसे शब्द जो सबके नाम के स्थान पर आ जाएं सर्वनाम कहलाते हैं। बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पूछा जाए सर्वनाम की संख्या बताओ, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, वे सर्वनाम के प्रबल विरोधी थे, में सर्वनाम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं जो हमारे दिए गए हैं। उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा पुरुषवाचक से पूछा गया है। पुरुषवाचक से क्वेश्चन पूछा गया, पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्य पुरुषवाचक, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो केवल अपने बारे में बात करते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं घर जाऊंगा या मैं यह कार्य कर लूंगा, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक। मध्य में होता है आप, जैसे मैं आपके बारे में बोलूं कि आप चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये हमारा मध्य हो जाएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं वे, जैसे किसी तीसरे की बात करें, वे पढ़ते हैं या वे नहीं पढ़ते, ठीक है, या वह कार्य करता है या वह कार्य नहीं करता, तो ये हमारे अन्य में हो जाएंगे। और ऑप्शन में ये पूछा है वे भ्रष्टाचार है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंख बंद करके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, इस वाक्य में सिंदूरी क्या है।
कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, इसमें सिंदूरी क्या है? गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण या परिमाणवाचक? ये क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन में 1% के भी भटक रहे हो या सोच रहे हो तो बहुत गलत बात है। यहाँ गलती है बस प्रैक्टिस सेट की। जिस दिन प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे या हमारी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, वो हमारी क्षमता हमारे टैलेंट में बदल जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, इसमें सिंदूरी क्या है? एक क्वेश्चन लिख देता हूं, लिखा है कश्मीरी सेब लाल, लिख देता हूं पूरा, होते हैं। अब देखो, जो कश्मीरी सेब है ये क्या है? हमारा संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा की विशेषता क्या है कि ये जो हमारे कश्मीरी सेब है कैसे है? लाल है। तो लाल क्या हो जाएगा हमारा? ये विशेषण, क्योंकि सेब की विशेषता है लाल है। अब सुनो, ये विशेषण है लाल, और लाल की भी विशेषता देखो, ऊपर क्या लिखा है? लाल भी क्या है? सिंदूरी लाल। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कहना सर जी प्रविशेषण कहलाते हैं। हमें पहले ही पता था इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो विशेषण की विशेषता बताएं वो क्या होते हैं? प्रविशेषण। जैसे लाल क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, इसकी विशेषता सिंदूरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सोचने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा है अलंकार से क्वेश्चन पूछा है। यह जीवन क्या है? निर्जर है। इसमें अलंकार पहचानना है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब देखो श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है या श्लेष अलंकार की पहचान होती है कि इसमें क्या आते हैं? मानो मनहु जानो जनहु आते हैं। क्या कहीं आया है? तो ये नहीं होगा। उपमा अलंकार में सासी से आते हैं, क्या इसमें आया है? नहीं आया। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ होता है भैया। ठीक है, क्योंकि उत्प्रेक्ष अलंकार में आते हैं मानो मनहु जानो जनहु। ठीक है, तो श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या आते हैं? मानो मनहु जानो जनहु आते हैं। ठीक है, क्या मानो मनहु जानो जनहु दिया है? नहीं दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? यह जीवन क्या है? निर्जर है। वाक्य में अलंकार पहचानिए, आप बता देना सर इसमें रूपक अलंकार है। और जैसे ही रूपक अलंकार आ जाएगा तो आपको एकदम एक आदमी नाम याद आ जाना चाहिए, सूरदास। सूरदास को क्या कहते हैं? तो कहना रूपक अलंकार का सम्राट कहते हैं। रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहते हैं? कहना सूरदास जी को कहते हैं। रूपक अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो बताना 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सडग रूपक अलंकार, निडग रूपक अलंकार और पारंपरिक रूपक अलंकार। ठीक है, तो सडग, निडग और पारंपरिक किसके भेद है? कहना रूपक अलंकार के भेद है। श्लेष अलंकार के भेद होते हैं, कहना 2 होते हैं। कौन कौन से? सैभंग और अभंग होते हैं। उपमा के पूछा जाए, अगर पूछे उपमा अलंकार के भेद, तो भेद बताना 3 होते हैं। तीनों याद रखना। पहला पूर्ण उपमा, दूसरा लुप्त उपमा और तीसरा मालो उपमा। ठीक है, पूछा जाए इसके अंग, तो कहना सर भेद होते हैं 3 और अंग होते हैं 4। ऐसा कोई अलंकार नहीं बनेगा जो हमसे गलत हो जाएगा। अंग कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक चिन्ह। तो अंग और भेद अलग अलग है, याद रखना। बात कर लेते उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्ष अलंकार के कितने भेद होते हैं जिसमें मानो मनहु जानो जनहु आता है? 3 होते हैं। वास्तुनीय, वस्तु है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, तो याद रखना। अब बात कर लेते हैं आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए था। अगला देखते हैं, अगला भी क्वेश्चन हमारा अलंकार से है और दिया गया है जहां उपमेय स्वयं अपमा उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखो, जहां उपमेय ही स्वयं अपना उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो कहना सर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा हो जाएगा? अनन्वय अलंकार हमारा हो जाएगा। ठीक है,
याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। बताओ क्या दिया गया है। ब्लोम शब्द दिया गया है और गलत का चयन करना है। आपको बताना है कौन सा ब्लोम शब्द हमारा गलत होगा। मूर्ख, प्राज्ञ, घाटी, पर्वत, संवाद, विवाद, कलकल, तेज। तो क्या होगा? मूर्ख का प्राज्ञ सही दिया हुआ है, संवाद का विवाद सही दिया हुआ है, घाटी का पर्वत सही दिया गया है, ये हमारा गलत दिया गया है। कलकल का तेज नहीं होता, कलकल का होता आपका शांत। क्या होगा? शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सब वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन वाक्यांश से दिया गया है और क्या पूछा है? बरसात बिल्कुल ना हो। अच्छा, बिल्कुल भी बरसात ना हो, सही है। जहां बिल्कुल बरसात ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर हम अनावृष्टि। जहां अगर हो जाता बरसात कम हो तो वो हो जाता अल्प। अल्प मतलब कम, थोड़ी सी तो होगी लेकिन कम होगी, तो अल्प। अगर होगा बरसात कम तो अल्प। और कहा जहां बरसात ही ना हो तो अनावृष्टि। ठीक। उसके बाद एक शब्द दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, कलब। क्या होता है तो बताना। शराब बनाने वाले को कलब कहते हैं। जो शराब बनाता है उसे हम कलब कहते हैं। और जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा चषक है। चषक क्या होता है? तो चषक होता है प्याला। ठीक है, दारू पीने का जो हमारा प्याला होता है, ये यहां से पकड़ लेते हैं, यहां तक भर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा चषक होता है जो हमारा प्याला होता है। ठीक है, तो वाक्यांश थे, याद रखना। देखो क्वेश्चन समझना, इसमें लिखा है जहां बरसात बिल्कुल भी ना हो अनावृष्टि, जहां थोड़ी सी हो अल्पवृष्टि। दोनों को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, संधि कथन कहावत के लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संधि लिखते हैं या कथन, संधि करते हैं या कथन या कहावत लिखते हैं तो कौन से विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? तो संधि, कथन और कहावत के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, इसके लिए किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, और यह भी याद रखना कि उद्धरण चिन्ह के कितने भेद होते हैं, यह पूछा जाता है। जब यहां तक आ गए हैं तो इसके दो भेद होते हैं। पहला उद्धरण चिन्ह होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और फिर होता है दुहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है हमारा निर्देशक, तो निर्देशक चिन्ह होता है हमारा इस तरह से। उसके बाद दिया गया है योजक चिन्ह, ये होता है इस तरह से। योजक चिन्ह का प्रयोग हम किस भाषा में नहीं करते? तो कहना सर हम संस्कृत भाषा में नहीं करते। उसके बाद दिया गया है लाघव। लाघव होता है किसी चीज को छोटा करने के लिए। जैसे हम लिख देते हैं संघ लोक सेवा, और शॉर्ट में हम कर देंगे संघ लोक सेवा, या पूरा अनुच्छेद को सिर्फ इतना लिख देते हैं तो ये हमारा लाघव होता है। ठीक है, छोटा करना किसी चीज को लाघव करना। ठीक है, याद रखना। संधि कथन कहावत में किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है 8वां हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है 8वां हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो 8वां हिंदी सम्मेलन 2007 में आयोजित किया गया था। और ये 2007 में कहां आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। ठीक है, हिंदी सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। अगर पूछा जाए हिंदी सम्मेलन किस अनुच्छेद के तहत कराए जाते हैं? 351 के तहत कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? तो कहना हिंदी सम्मेलन इसलिए कराए जाते हैं जिस कारण हमारी हिंदी भाषा यूएनओ की भाषा में शामिल हो जाए, और यूएनओ की जो 6 भाषा हैं इसमें प्लस करके एक हमारी हिंदी भी आ जाए। तो इस कारण हम हिंदी सम्मेलन कराते हैं बाहर देश के। ठीक है, तो हिंदी सम्मेलन कराने का कारण पता चल गया। अब मैं बताता हूं हिंदी सम्मेलन के बारे में। जैसे मैं बताऊं आप याद रख लेना। ठीक है, तो याद हो तो बताना कि हाँ सर याद हो गए। देखो अभी तक हमारे जो हिंदी सम्मेलन में उनके बारे में, पहला, तीसरा और उसके बाद 10वां, पहला, तीसरा और 10वां हिंदी सम्मेलन हुए हमारे यहां। और जैसा हमारे यहां हुआ, हमारे जस्ट अगले साल जैसे हमारे यहां पहला हुआ तो दूसरा,
हमारे यहाँ तीसरा हुआ तो चौथा, हमारे यहाँ 10वां हुआ तो 11वां। ये जो हिंदी सम्मेलन है हमारे, ये कराए गए हैं हमारे मॉरिशस में। कहां कराए गए हैं? मॉरिशस में। तो 6 तो ये कंप्लीट हो गए, पहला तीसरा हमारे यहाँ, हमारे यहाँ के अगले साल मॉरिशस में। ठीक है, तो अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 तो ये इसी तरह से हो गए। अब बात कर लेते हैं 5वां। तो जैसे ही आएगा 5वां तो अब आ जाइए पे की, और जैसे ही आया पे की आवाज तो आप बोलना पोर्ट ऑफ स्पेन। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हुआ हो गए, और पैसे 5 और पैसे पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक, ऐसे याद रखना। और जैसे ही आएगा आपका 6वां नंबर, 6वां हिंदी सम्मेलन, तो 6 का आधे शब्दों में लिख देना लंदन। 6 का आधा लंदन। जैसे ही आएगा आपका 7वां, 7वां से 7 और से कर देना भैया सर सूरीनाम। ठीक है, सारे होते जा रहे हैं, 4 तक तो ये हो गए। 5वां पैसे 5 पैसे पोर्ट, 6 का आधा लंदन, से 7 सूरीनाम। और हमारा पूछा है 8वां, जो पूछा गया है हमारा, तो 8 का कर देना 9। 8 9 9 से क्या? न्यूयॉर्क। उसके बाद 10वां हमारे यहां हुआ, फिर 10वां भारत में हुआ जो दिया गया है, और 11वां फिर कहां हुआ? मॉरिशस में। उसके बाद बात कर लेते अब जो हमारा हुआ था 12वां हिंदी सम्मेलन। ठीक है, कहां हुआ था? तो ये हुआ था फिजी देश में। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा होगा 13वां हिंदी सम्मेलन। तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा। तो हमारा 13वां हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी सम्मेलन कितने वर्ष बाद होता है? तो कहना सर होता तो 3 वर्ष बाद है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 3 वर्ष बाद ही होगा। ठीक है, 4 वर्ष भी लग सकते हैं और 10-10 वर्ष भी लगे हैं। तो ये हिंदी सम्मेलन से, अगर आपके हिंदी सम्मेलन 12 के 12 याद हो गए तो आप बताना कि हाँ सर 12 याद हुए, 13वें का भी पता चला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं दिया गया है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण शब्द होते क्या है? तो बात कर चुके हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। भेद पूछे जाए तो बताना 4। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? कहना 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? 2। सार्वनामिक के कितने होते हैं? 2। परिमाणवाचक संख्या विशेषण के जो भेद होते हैं तो याद रखना, ये होते हैं निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाण। ऐसी संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होंगे। पहला होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि संख्यावाचक में जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके भेद हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताना इसके भेद 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है आवृत्तिवाचक, चौथा होता है समूहवाचक, और 5वां होता है प्रतीकवाचक। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, जबकि विशेषण के स्वयं के 4 भेद हैं। विशेषण के खुद के 4 भेद हैं, लेकिन निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो बना है संज्ञा से बना है। कौन सी संज्ञा से बना है? इतिहास से बना है, ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो दिए गए हैं हमारे, ये क्रिया से पूछे गए हैं। पहला पूछा गया क्रिया के भेद, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, सभी को पता है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया 17 में, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का भेद नहीं होगा। पहला दिया गया है सीता भोजन बना रही है, क्या से क्वेश्चन करो क्रिया के साथ, अगर उत्तर मिला तो सकर्मक, जैसे क्या बना रही है, आंसर मिला भोजन, तो उत्तर मिला तो भोजन, तो सकर्मक क्रिया। बच्चा फल तोड़ रहा है, क्रिया से क्वेश्चन करो क्या तोड़ रहा है, अगर उत्तर मिला तो सकर्मक, क्या तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है, सकर्मक। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्वेश्चन करो क्या लिखी, आंसर मिलेगा गीतांजलि, तो सकर्मक क्रिया। जब तीनों में सकर्मक है तो कौन से में सकर्मक नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, क्या से प्रश्न करो किया जाता है तो कुछ आंसर नहीं मिलेगा। किसी को लग रहा होगा सर क्या जाता है, तो तुम्हें लग रहा है सर पढ़ने जाता है, अरे भैया क्या जाता है से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो फिर क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा हमारा कहाँ जाता है। जब जाके शुद्ध आंसर मिलेगा कहाँ जाता है तो कहना पढ़ने जाता है, क्या जाता है ये उत्तर नहीं मिलेगा, कहाँ जाता से उत्तर मिलता है। तो क्वेश्चन के लिए क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आंसर मिला। अगर आंसर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। तो क्वेश्चन पूछा गया था किसमें सकर्मक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमारे कारक से क्वेश्चन पूछा गया है, राजा अपने सेवक या सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक होगा। ठीक है, राजा सेवक को कंबल देता है में कौन सा कारक होगा। आपसे एक चीज बताता बताता मैं इतने हम अब तक अपने 90 सेट कंप्लीट कर चुके हैं जो यूट्यूब पर है। ठीक है, राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें बताता बताता ही हो चुका हूं। जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए, हमेशा के लिए, वापस मिलने की उम्मीद खत्म, जैसे कोई गिफ्ट जाता है या कोई चीज हम देवी देवताओं को समर्पित करते हैं, या जैसे हम किसी को नमस्ते करते हैं, तो जब हम कोई चीज सदा के लिए दे देते हैं कौन सा कारक हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है ज्ञानी के बारे में पूछा है। ठीक है, कि इनके संयोग से बना है, तो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त व्यंजन से। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन को हम विजातीय व्यंजन भी कहते हैं, ये याद रखना है। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। पहला क्षय, त्रय, ज्ञ, और आपका लास्ट होगा श्रम वाला स। देखो श्रम वाला स है, अगर आप श्रृंगार वाला कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही होते हैं। देखते हैं किन वर्णों के समूह से बने। पहला जो हमारा दिया गया है कक्षा वाला, जो हमारा 6 दिया गया है, ये जो टूटता है हमारा, ये क और स में टूटता है, फिर त और र में जाता है, ये आपका ज और अया में जाता है, और ये हमारा स और र में जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा, क्वेश्चन पूछा है ये जो ज्ञानी दिया गया है ये किस आधार से टूटेगा। तो देखो ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में एक आंसर दिया गया है, और दूसरा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इन दोनों का आंसर सही है, लेकिन जब 2 ऑप्शन तो आप लगा नहीं सकते। अब बात होती है इसमें से एग्जैक्ट कौन सा सही है, कि इन दोनों में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा तोड़ा गया है, स्वर तक तोड़ दिया गया है इसका। ठीक है, क्योंकि देखो अभी भी तो ये एक व्यंजन बचा हुआ है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, और ये हम जब तोड़ ही रहे थे तो हर एक व्यंजन में क्या छुपा होता है, स्वर छुपा होता है। प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा होता है, स्वर छुपा होता है। तो जिसमें ए दिया गया है ये हमारा शुद्ध रूप से टूटेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है भाववाच्य वाला वाक्य इनमें कौन सा होगा। भाववाच्य, मालती खाना खाती है, कर्मवाच्य है। रमेश खाना खा सकती है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। हितेश से खाना नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रक्षा दौड़ नहीं सकती, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थी शब्द छांटना है। अनमेल देखना है, जैसे जो गो के हैं, खत के हैं, धर्रे के हैं और ठाकुर के हैं। कौन सा हमारा गलत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो खत है, खत, पत्र, आख्यान और खजाना, ये हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया गया है, शब्द युग्म से क्वेश्चन दिया गया है। शब्द युग्म से सही बताना है। ठीक है, शुद्ध का। बाण और बाण क्या होती है? अब देखो, जो बाण है, तीर है, तीर है, तीर है और तीर है। तो इसका मतलब एक चीज है कि बाण का मतलब तो तीर होता है, ये तो सही है, लेकिन इस बाण का अर्थ क्या होता है? पहला दिया गया लत, आदर, शान या वचन। तो बाण का अर्थ होता है लत। लत मतलब हमारी जो आदत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? क्या ये एक मुहावरा है? क्या ये एक कहावत है? क्या ये एक लोकोक्ति और कहावत है? ठीक है, क्या ये लोकोक्ति है? पहले तो याद रखना, मुहावरा क्या होता है हमारा? तो मुहावरा हमारा वाक्य का अंश होता है। ठीक है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखते हैं। उसके बाद मुहावरे हमारे अरबी भाषा के हैं, जबकि लोकोक्ति हमारा संस्कृत भाषा के हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है ये हमारा? तो ये हमारा सिर्फ लोकोक्ति है, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य है, ना कि वाक्य का अंश है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है। इसमें पुस्तक पूछी है और पुस्तक का लिंग पूछा है। ठीक है, जो हमारा दिया गया है, लिंग शब्द की पहचान किस शब्द से होती है? तो बताना संज्ञा शब्द से होती है। ठीक है, पुस्तक में कौन सा लिंग होगा? आप बोल कर देख लो, मेरी पुस्तक फट गई या मेरी पुस्तक फट गया। तो पुस्तक फट गई शुद्ध होगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। किस काम को करने में हिचकना? किसी काम को करने में हिचकना का समानार्थी शब्द क्या होगा? वाक्यांश बताना है। किसी काम को करते समय जब हम हिचकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संकोच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्लानि का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।